ओके, तो शुरू करते हैं आज वाला क्लास। सीरीज टाइप शंट ओम मीटर कंप्लीट हो चुका था कल, आज शंट टाइप ओम मीटर चलेगा। ठीक है, तो देखो सीरीज टाइप में हम लोग एक चीज नोटिस किए थे, होता क्या था कि उसमें जो तुम देखना फुल स्केल जो रीडिंग था, इन्फिनिटी यहाँ पे था, आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी का मेजरमेंट यहाँ होता था। ठीक, और इस साइड में यहाँ पे तुम्हारा आर एक्स बराबर 0 था, है ना। ये मीटर का थोड़ा उल्टा रिप्रेजेंटेशन है। हम मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में क्या देखते हैं जी, ऐसा रहता है, इधर से 0 शुरू होता है ना, इधर से 0 रीडिंग शुरू होता है, और जैसे जैसे तुम्हारा रीडिंग बढ़ते जाता है इधर जाके वो फाइनल वैल्यू पे जाता है। लेकिन सीरीज टाइप ओमीटर में थोड़ा उल्टा था। ठीक, सन टाइप में ऐसा नहीं होता। सन टाइप में हम लोग अरेंजमेंट एक ऐसा करते हैं कि तुम्हारा वैसा कंडीशन नहीं आता। ठीक, अब इसमें देखो शन टाइप में एक और चीज होती है कि सीरीज टाइप में तुम्हारा जो मीटर कनेक्टेड होता था ना, वो सीरीज में कनेक्टेड रहता था। ठीक है, तुम अगर सीरीज का सर्किट देखो, ये सर्किट, ये सीरीज वाला सर्किट देखो, ये जो मीटर है ना, देखो ये जो आर एक्स है, इसके साथ अगर तुम सही से देखोगे तो ये मीटर तुमको पता चलेगा इसके साथ सीरीज में आएगा, है ना। इसका ये आर वन ई वन, ये कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड जो है वो इसके साथ सीरीज में है। लेकिन शंट में क्या होता है कि मीटर जो है आर एक्स के डायरेक्टली पैरेलल लगा रहता है, यानी कि जिस भी रेसिस्टेंस को हमको मेजर करना है, वो मीटर किस लिए यूज होता है भाई, अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उस अननोन रेसिस्टेंस के पैरेलल में हम लोग मीटर लगाते हैं इस केस में, इसीलिए इसका नाम शंट पड़ा है। ओके, शंट टाइप है। इसमें एडजस्ट करने के लिए देखो एक R1 रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, ये एडजस्टेबल होता है, उसमें एक R2 रहता था और R1 भी रहता था। यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा चीज इसमें रहती है, वो है स्विच। एक स्विच दिया जाता है इसमें, इस स्विच का अपना एक पर्पस है, वो हम पर्पस तुमको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो वही है, इसमें सारा चीज वही चीज बताया गया। एक बैटरी, हम तुम लोगों को रेसिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका बताया हुआ है भाई, हमको एक क्या करना है, एक अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नोन वोल्टेज लेते हैं, एक ऐसा वोल्टेज लेते हैं, बैटरी लेते हैं जिसका वोल्टेज हमको पहले से पता है, और हम क्या करते हैं कि उस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट पास कराते हैं, है ना, इस वोल्टेज के द्वारा। उस करंट को हम लोग मेजर कर लेते हैं मीटर से, तो वोल्टेज पहले से पता है ना, करंट कितना फ्लो हुआ अननोन रेसिस्टेंस में वो पता चल गया। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट में तो तुम्हारा वोल्टेज करंट और इस रेसिस्टेंस में जो रिलेशनशिप होगा, उससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, उससे तुम्हारा इस आर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मीटर का कैलिब्रेशन कर देंगे। ठीक, तो यही तरीका है ओम मीटर में, है ना। तो देखो यहाँ पे इस केस में बस फर्क ये है कि इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, चलो, तो अब उसमें हम लोग कैसे कैसे एनालिसिस किए थे जी, हम लोग बारी बारी से देखे थे। आर एक्स के लिए अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तब क्या होगा, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी रख देंगे, ओपन मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, तब क्या होगा, ओपन कर देंगे तब क्या होगा, इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि आर एक्स यहाँ से इन दोनों टर्मिनल के बीच से हम लोग कोई रेसिस्टेंस नहीं रखे, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तब क्या होगा। थर्ड कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं, आर एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, आर इंटरनल के बराबर रख देते हैं, जैसे उसमें आर इंटरनल निकाले थे ना, इसमें भी वैसे ही आर इंटरनल एक होगा। ठीक, यहाँ पे आर इंटरनल बेसिकली R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी उस तरह से निकाल के देखेंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ देखो केस वन हम लिए, केस वन में क्या किए कि ए और बी को शॉर्ट कर दिए। ठीक है, आर एक्स बराबर 0 रखना है ना जी हमको, पहला केस। ठीक है, तो ए और बी को हम लोग क्या किए, शॉर्ट कर दिया आपस में। जब देखो यहाँ पे यही फिगर, इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे किए हुए हैं, तो ए और बी को हम जब शॉर्ट कर दिए हैं, तो देखो अब शॉर्ट कर दिए हैं, तो देखो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा जी। अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल पाथ है ना। अब इसमें तुम क्या किया, रेसिस्टेंस 0 कर दिए, और इस मीटर का कुछ अपना रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। देखो मीटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, मीटर के साथ एक रेसिस्टेंस रहता है। ठीक, अब तुम हमको ये बताओ कि यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंस अवेलेबल है और इस पाथ में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो करंट किधर से फ्लो होगा, हाँ बताओ। अगर तुम पैरेलल पाथ के बीच में एक रेसिस्टेंस अगर 0 रेसिस्टेंस वाला एक सर्किट दे दोगे ना, तो सारा का सारा करंट इस पाथ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है ना।
अब कोई अपोजिशन नहीं है कि सारा का सारा करंट इधर से होके जाएगा, ठीक। तो इसलिए एक नोट पॉइंट है, उसको दिमाग में रखना, करंट ऑलवेज सीक्स मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ। करंट क्या करता है ना, हमेशा मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ को ढूंढता है, जहां से उसको मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा ना उसी रास्ता से जाएगा। क्या भीड़ भाड़ में जाएगा जी, बताओ, है ना। जहां उसको पोजीशन मिल रहा है उस भीड़ भाड़ से बिल्कुल नहीं जाएगा, करंट का जहां मिनिमम मिले वहां से चल जाएगा, इसको छोड़ देगा। इसका मतलब है इस केस में क्या होगा, इंटायर करंट जो होगा, इंटायर करंट फ्लोज थ्रू आर एक्स बराबर जीरो, है ना। ठीक है, इस केस में तुम्हारा क्या है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए तुम्हारा सारा का सारा करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। इसलिए आईएम के थ्रू कितना करंट जाएगा जी, जब सारा करंट इधर से ही चला जा रहा है तो आईएम के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। यानी मीटर के थ्रू जब कोई करंट नहीं जाएगा तो मेरे भाई मीटर में रीडिंग कितना होगा, जीरो, है ना। तो मीटर आईएम बराबर जीरो रीडिंग शो करेगा। और ये आईएम बराबर जीरो किस केस के लिए आ रहा है, आर एक्स बराबर जीरो, यानी कि मीटर का तुम्हारा जो पॉइंटर होगा इस तरह से होगा, आई एम बराबर जीरो भी यहाँ होगा और आर एक्स बराबर जीरो भी यही होगा। लेकिन ध्यान देना, सीरीज टाइप में क्या होता था, जब तुम आर एक्स बराबर जीरो करते थे ना, आर एक्स बराबर जब हम लोग जीरो करते थे, उस केस में मीटर का जो रीडिंग था ना वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर आता था, है ना, सीरीज वाले में, समझे। तो उस वाले में क्या होता था, आई एम बराबर तुम जीरो रखोगे, सॉरी आर एक्स बराबर जीरो रखोगे, तो आर एक्स बराबर जीरो हम लोग को इधर रखना पड़ता था, आर एक्स बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पे करंट तुम्हारा क्या करता था, आई एफ एस डी होता था, समझे। देखो, जो जो डिफ्लेक्शन होता है ना ये करंट वजह से ही होता है। तो अगर करंट जीरो है तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन इधर रहेगा, करंट फुल स्केल रहेगा तो डिफ्लेक्शन इधर रहेगा। तो करंट तुम्हारा अभी हम लोग क्या क्या है जी, जीरो है। जीरो किस केस में है, आर एक्स बराबर जीरो पे। तो तुम्हारा इसका जी कैलिब्रेशन जो होगा उसमें आर एक्स तो तुम्हारा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड में रहेगा इधर, ठीक। ये केस वन में किसी को कोई इशू, आर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो आई एम तुम्हारा जीरो होगा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना जी, है ना। और आई एम जीरो होगा तो तुम्हारा मीटर तुम्हारा इधर इस साइड में रीडिंग देगा, हम रीडिंग इसको पॉइंटर को इधर दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। आर एक्स को जब हम हटा देते हैं, देखो दूसरा केस हम तुमको बताए यहाँ पे, दूसरा केस हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट लेके देखेंगे, है ना, ओपन सर्किट लेके देखेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग क्या किए, आर एक्स को हटा दिए सर्किट से। तो आर एक्स को जब हटा देंगे तो तुम्हारा क्या होगा जी, ओपन सर्किटेड हो जाएगा ए बी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये पूरा ये ए और बी जो टर्मिनल है ना यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो देखो ये ऐसे ओपन हो गया। तो अब ये बताओ, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा जी, ओपन में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, कोई पाथ ही नहीं है, ठीक। तो सारा का सारा करंट किसके थ्रू जाएगा, मीटर के थ्रू। सारा का सारा किसके थ्रू जाएगा जी, मीटर के थ्रू। और उस केस में मीटर क्या शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। हम लोग यहाँ पे जो R1 रहता है ना उसका एडजस्टमेंट इस तरह से करके रखते हैं पहले ही से, कि इस केस में अगर हम लोग आर एक्स को जब इन्फिनिटी भी कर देना तो करंट जितना जाए उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहेंगे, समझ गए। तो इस केस में हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का वैल्यू भी पता चल जाता है ना। तो हम लोग को क्या मिला, आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब मिल रहा है, आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, समझ गए। इसीलिए द पोजीशन ऑफ पॉइंटर इज मार्क्ड एज इन्फिनिटी ओम ऑन द स्केल, समझ गए। इस पोजीशन को हम लोग क्या मार्क करते हैं, आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। शन टाइप अकॉर्डिंगली, इसलिए शन टाइप में क्या होता है, जीरो ओम किधर आता है, लेफ्ट मोस्ट साइड में, है ना। लेफ्ट मोस्ट में क्या रहेगा, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे तुम्हारा क्या होगा, जीरो रहे, आर एक्स बराबर जीरो रहेगा, किसके करस्पॉन्डिंग, आई एम बराबर जीरो के करस्पॉन्डिंग, है ना। एंड इन्फिनिटी ओम किधर रहेगा जी, राइट मोस्ट साइड में रहेगा, देखो ये राइट साइड में है ना। और किसके करस्पॉन्डिंग, फुल स्केल करंट्स के रिस्पॉन्डिंग। तो ये तुमको समझ में आ गया, जीरो रेसिस्टेंस पे क्या होगा, इसके तुम्हारा इन्फिनिटी रेसिस्टेंस पे क्या होगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन नॉट अंडर मेजरमेंट, अब एक बात ध्यान देना इसमें, अगर तुम कोई मेजरमेंट नहीं करते हो, ठीक, यानी कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए हो, अगर मेजरमेंट नहीं करने का क्या मतलब है कि भाई तुम कोई सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए हो, तब होगा क्या, तब तुम्हारा ऐसे ओपन सर्किट रहेगा कि नहीं, यही केस रहेगा कि नहीं। उस केस में करंट कितना फ्लो करेगा तुम लोग बताओ, ओपन सर्किट रहेगा तो करंट कितना फ्लो कर रहा है बताओ, तुम लोग भी बोला, बोलो बोलो करो। तुम लोग तो वन वे कम्युनिकेशन बना बना दिए हो जी इसको, तुम लोग भी कुछ बताओ। अभी तो हम सभी तो बोल ही रहे हैं, ये करंट ये आर एक्स अगर ओपन रहेगा तो करंट मीटर में कितना जाएगा,
कोई नहीं जीरो बोलेगा। से 0। अरे RX इंफिनिटी है तो मीटर में कितना करंट जाएगा? ये इधर कोई करंट नहीं जाएगा तो मीटर में सारा का सारा करंट तो मीटर में ही जाएगा ना जी। हाँ देखो, ये अगर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट रहता तो सारा का सारा करंट RX के थ्रू जाता। अगर तुम इसको ओपन कर दोगे तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा? मीटर के थ्रू जाएगा। इंटायर करंट पासेस थ्रू मीटर, है ना। तो नॉर्मल सिनारियो यही रहता है। तुम शुरू में अगर तुम क्या किए, तुम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम क्या करोगे कि इस मीटर यहाँ पे RX कुछ नहीं कनेक्ट करोगे, है ना जी। तुमको मान लो तुम अपना प्रोब ऐसे ही ओपन रखोगे, है ना, तुम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा RX का वैल्यू कितना रहेगा? इन्फिनिटी। उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एक करंट फ्लो करते रहेगा मीटर में। बताओ, तुम मेजरमेंट कर भी नहीं रहे हो तब भी तुम्हारा मीटर में करंट फ्लो ही हो रहा है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा? बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा कि नहीं? बताओ, होगा ना। तो इसमें ये यही यही एक पंगा आ जाता है। क्या पंगा आता है जी? कि अगर आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता रहे। इसी के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक स्विच दिया जाता है। अब तुम देखो, ऐसे ओपन सर्किट कंडीशन में अगर तुम क्या करोगे, स्विच को ओपन रख दोगे ना, तो ये सर्किट तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये स्विच क्या करता है जी? इस सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर स्विच ओपन है मतलब बटन रहता है, सिंपल सा बात समझो ना। अगर जैसे ही तुम बटन दबाओगे तब जाके तुम्हारा ये मेजरमेंट करना शुरू होगा। अदरवाइज तुम क्या करोगे, जब तुम्हारा कोई तुम रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए हो तब तुम क्या करोगे? स्विच को ऑफ रखोगे। ऑफ रखोगे तो तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज होने से बच जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखो, देखो जैसे फिगर में शो किया गया है, स्विच जो है, the switch is needed to prevent the battery from draining out when the instrument is not in use। इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो बैटरी को ड्रेन होने से, मतलब खत्म हो जाने से, डिस्चार्ज हो जाने से, तो बैटरी को ड्रेन होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक स्विच यूज करते हैं। समझ गए, है ना। तो ये इसका स्विच यस का सर। पर्पस था। तो ओम 7 टाइप ओम मीटर में तुम इतना भी एक्सप्लेनेशन कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इससे आगे भी देखो कुछ एक्सप्लेनेशन है जो जरूरी होता है। जैसे देखो, सन टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा? जैसे सीरीज टाइप में हम लोग स्केल के बारे में बताए थे, उसमें क्या बताए थे? रिलेशन बिटवीन IM और IX बताए थे, है ना। इसमें IM और IX के बीच में देखो कैसा रिलेशनशिप होता है। IM इज इक्वल टू RX बाई RI प्लस RX, ये रिलेशनशिप होता है। अब इस रिलेशनशिप में देखो एक खास बात है, जब RX का वैल्यू अगर RI से मान लो बहुत कम है, जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल ले लो, RI का वैल्यू जो है 1000 ओम है, ठीक, और RX का वैल्यू 0.5 है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा RX प्लस RI, ये लगभग RI के बराबर होगा, है कि नहीं। तो दो चीजों में, ये दोनों चीज में एक चीज बहुत बड़ा है, एक चीज बहुत छोटा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान लेंगे ना जी RI के। दोनों को ऐड किए तो लगभग वो RI के बराबर आया कि नहीं? देखो यहाँ पे RI 1000 था और इन दोनों को RI प्लस RX हम ऐड किए हैं, तब भी मेरा लगभग ये कितना आ रहा है? 1000 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए, तो अगर लोअर वैल्यू के लिए तुम देखोगे ना तो IM का वैल्यू RX बाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा? RI इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसका मतलब है कि IM जो है RX के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये ऊपर में है ना, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप हो गया। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है तो स्केल तुम्हारा लीनियर रहता है, समझे। तो यहाँ पे स्केल जो होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल कैसा होगा जी? लीनियर होगा। किसके लिए? इनिशियल वैल्यू के लिए। मतलब अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है RI के कंपैरिजन में, तब जाके तुम्हारा क्या होगा? लीनियर स्केल मिलेगा, समझे। तो इसीलिए लिखा होगा from the equation observed that IM increases almost linearly with resistance RX to be measured for a smaller value of RX when RX much lesser than RI। समझ गए। तो RX जो है RI से जब बहुत कम है तब जाके तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये लीनियरली है, ठीक। तो स्केल इस साइड में जो होगा, लोअर साइड में, मतलब 0 से लेके लगभग मिड स्केल के आसपास, वो स्केल तुम्हारा लीनियर रहेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे तुम्हारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना तो ये RX तुम्हारा नीचे की तरफ भी आ जाएगा, तो तुम्हारा इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। तो नॉन लीनियर के लिए तुम्हारा जो अब इक्वेशन, जब नॉन लीनियर जैसे जैसे आएगा ना, तो तुमको ये हायर साइड में स्केल को क्रैम्प करना पड़ेगा, समझे। नॉन लीनियरिटी की वजह से तुमको क्रैम्प करना पड़ेगा हायर साइड को, ठीक, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा स्केल रीडिंग इसी के अंदर में आ जाए, ठीक है। देखो, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे जैसे तुम हायर में जाते हो तो तो यहाँ पे क्रैम्प कर दिया जाता है मोर वैल्यू। जैसे जैसे हायर रेंज में जाओगे तुम्हारा क्रैम्प कर दिया, क्योंकि उस समय
लीनियर नहीं रह पाएगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा जो है Rx का वैल्यू है तुम्हारा Ri से ज्यादा है, ग्रेटर देन Ri है, समझ गए। तो तुम इन दोनों का जो समेशन होगा ना, इसका समेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक। इसका समेशन ऊपर वाले से अब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रैम्प करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, इसीलिए शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है लो रेसिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि लो रेसिस्टेंस में इसका जो स्केल रहता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना, लीनियर रहता है, समझ गया ना। तो शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट में लोअर रेंज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लो वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। तो आसानी से तुम्हारा इसका तुम्हारा रिजोल्यूशन इस एरिया में ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, सॉरी इधर का रिजोल्यूशन कम रहेगा, इधर रेजोल्यूशन तुम्हारा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एप्लीकेशन, अब आ जाओ इसका, इसके एप्लीकेशन में क्या क्या है। शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, है ना। इसको कॉमनली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका लेबोरेटरी में लो रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में इसका यूज पाया जाता है। कॉमन मतलब जैसे हम लोग जैसे इंजीनियर वगैरह लोग फील्ड में यूज नहीं करते, लैब वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक, लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। तो ये था तुम्हारा सन टाइप ओम मीटर, ओके। सन टाइप ओम मीटर में तुमको पहले ये सर्किट दिखा देना है, कंस्ट्रक्शन उसका बता देना है कि हम इसको शंट में कनेक्ट किए हुए हैं मीटर के साथ, इसके साथ एक स्विच लगा हुआ रहता है, एक R1 रेजिस्टेंस लगा रहता है। इतना सारा चीज हम बता देने के बाद से क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, RX को इन्फिनिटी करेंगे, ठीक। तो बताएंगे कि RX को जब वैल्यू 0 रखेंगे तब 0 में देखेंगे कि करंट तुम्हारा 0 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद से केस 2 लेके बता देंगे कि अगर ऐसा लेंगे, मतलब अगर इन्फिनिटी होगा तब जाके तुम्हारा स्केल क्या होगा, ठीक। और जब हम लोग इसके बाद से स्विच का क्यों यूज है उसको नोट करके लिखे हुए, इसको तुम चाहोगे तो एग्जाम में नहीं लिख सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद से स्केल का शेप कैसा होगा उसके लिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, और उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। तो इतना हो गया तुम्हारा शन टाइप ओमीटर। इसके बाद से आता है तुम्हारा मल्टी रेंज सीरीज ओमीटर, ठीक। तो देखो मल्टी रेंज हम लोग को चाहिए होता है, हम लोग क्या करें कि हम लोग को मान लो कि रेसिस्टेंस मेजर करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही रेंज में काम चल जाए, तो उस केस में हो सकता है रेंज तुमको बढ़ाना पड़े। तो रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो R1 है ना, ये R1 रेसिस्टेंस है, देखो सीरीज टाइप ओम मीटर, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे सीरीज टाइप ओम मीटर में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है R1, समझ रहे हो। ये R1 क्या करता है, करंट लिमिटिंग सीरीज रेसिस्टेंस होता है। मीटर में मैक्सिमम मतलब फुल स्केल करंट अगर मीटर में फ्लो कराना है, ठीक, तो कितना R1 का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है ताकि मीटर में फुल स्केल करंट फ्लो हो सके, समझ गए। तो तो R1 की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करें तो मीटर का जो है रेंज जो है वो चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो यही चीज यहाँ पे किया जाता है, देखो for most practical purpose it is necessary that a single ohm meter be used for measurement of wide range of resistance, है ना। हम लोग क्या करें, एक ही ओम मीटर से वाइड रेंज ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग मेजर कर सके, हमारा टारगेट यही है ना। यूजिंग अ सिंगल स्केल फॉर मेजरमेंट विल लीड टू इनकन्वीनियंस, मतलब एक ही स्केल से मेरा काम नहीं चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल स्केल यूज करेंगे, है ना। कि ये रेंज है, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग स्केल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये मल्टी रेंज ओमीटर में क्या किया जाता है, ऐसे मेजरमेंट के लिए किया जाता है जब जहां तुमको ज्यादा रेंज के इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना हो, ज्यादा रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करना हो। इसमें क्या किया जाता है, देखो R1 के यहाँ पे अलग, देखो शंट रेसिस्टेंस बहुत सारा ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया हम लोग यहाँ पे, देखो R1 के बाद जस्ट यहाँ पे क्या किया, ढेर सारा शंट रेसिस्टेंस यूज कर लिए हैं, R3 R4 R7 तक, है ना। ये क्या करता है, मीटर के करंट को एडजस्ट कर देता है करस्पॉन्ड टू जीरो से फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तुमको क्या करोगे ना, इसको मतलब तुमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंपल से जानो, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट करोगे, उसमें दिया रहता है नो स्टेबलाइजर में कैसा तुम्हारा रहता है ऐसे खट खट करने वाला, वो भी तो तुम्हारा रेंज एक्सटेंशन है ना। वो एक्चुअली वो तो वोल्टेज कंट्रोलर है, उसका अलग वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर में क्या किया जाता है, रेंज एक्सटेंस करने के लिए दिया रहता है, तुम ऐसे स्विच सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्टर स्विच रहता है, तो अलग अलग रेसिस्टेंस से वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा मीटर का जो है, इससे तुम्हारा क्या होगा,
कि मीटर जो है तुम्हारा रेंज तुम्हारा है उसका सेलेक्ट हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, और तुम्हारा मेजरमेंट तुम उस रेंज में ले सकते हो। ठीक है, देखो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इन प्रैक्टिकल मल्टीमीटर दिस these shunt resistances are changed by rotating the range setting dial of ohm meter। ओम मीटर में एक रेंज सेटिंग डायल रहता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया मल्टी रेंज। इसमें बस सीरीज टाइप है, उसमें यहाँ पे शन टाइप सर्टेन शंट कनेक्ट कर दिया गया है, जो क्या करेगा, करंट को लिमिट कर देगा जितना रेंज हमको मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग। अब इसका वैल्यू कैसे कैसे निकाला जाता है उतना कैलकुलेशन हम लोग को देखना नहीं है, समझ गए। तो पार्टिकुलर रेंज के लिए इस सब का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, मल्टी रेंज अगर तुमको सीरीज ओम मीटर पूछे तो तुमको इतना एक्सप्लेनेशन कर देना है, दैट्स इनफ। अब इसमें तो ये तुम्हारा एक्चुअल फिगर हो गया मल्टी रेंज ओम मीटर का। देखो इसमें सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है ऐसे, है ना, इसमें दिया हुआ है ओम का जो जैसे है ना, ये ओम में तुम कैसे कैसे तुम इसको चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 × 10⁻के है ना, 1 ओम 10 ओम 10 किलो ओम है ना, ×100। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रेंज दिया हुआ है। ठीक है, इसको तुम अलग अलग सेलेक्ट करके तुम इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो वो रेजिस्टेंस का जो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा ये मेजरमेंट हो जाएगा उस केस में। ठीक, तो इस तरह से ये मल्टीमीटर आता है। इसमें यहाँ देखो स्केल में भी देखो अलग अलग रेंज के लिए, ये एनालॉग मीटर है, आजकल डिजिटल यूज वाला यूज होता है, ये भी तुमको मिल जाएगा बहुत ज्यादा यूज करते हुए लोग। ठीक है, तो इसमें देखो अलग अलग रेंज भी दिया है, देखो स्केल भी दिया हुआ है, देखो एक ऊपर में इस तरह से मारा हुआ है, फिर एक नीचे किया हुआ है, फिर यहाँ पे ऊपर में, फिर नीचे ऊपर में, देख रहे हो इतना सारा अलग अलग रेंज दिया हुआ है कि नहीं। इसके लिए तुमको मतलब अलग अलग तुमको स्केल भी देना पड़ता है, समझे। तो इस तरह से तुम्हारा ये एक्चुअल फिगर रहता है। क्लियर है अभी तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा मेगर, है ना। ये मेगर हो जाएगा तो तुम्हारा ये ओम मीटर वाला लफड़ा ये मतलब रेसिस्टेंस वाला मेजरमेंट वाला ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेगर के पास से हम लोग बाकी जो है तुम्हारा वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो देखो मेगर है क्या, ये भी ओम मीटर ही है एक, समझ गए। लेकिन इससे हम लोग वेरी हाई रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, और उसी हाई रेसिस्टेंस की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेगर कहते हैं। ओ यार वेट करो, मंजीत बाबू छूट गए हैं। मैं बोल रहा था कहाँ गया लड़का ये। अच्छा, तुम लोगों में से यस सर बोलिए। एक सेकेंड, तो देखो मेगर क्या है जिसका छूट गया है ना वो देख लेगा वीडियो, फिर से हम लोग अपलोड करेंगे। तो मेगर देख लो क्या है, इट इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई रेसिस्टेंस इन मेगा ओम रेंज। वही है, रेसिस्टेंस ही मेजर करते हैं इससे भी, बट हाई मतलब मेगा ओम रेंज में। मेगा ओम मतलब समझते हो तुम लोग, 10⁻⁶ होता है। यस सर। एक सेकंड, तुम लोग के साथ कभी हुआ है चार्जर कनेक्ट कर दिए स्विच ऑन नहीं किए? हाँ होता है सर कभी कभी। हम भी वही किए हैं। उसमें दिक्कत क्या होता है, पहले पता चल जाए तो ठीक है। ऐसा पता चला कि 1-2 घंटा के लिए हम चार्ज में लगा के चले गए, आए तो पता चला कि
बताओ। यस सर, बहुत हो जाता बात है है। कभी कभी। ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि इट इज द मोस्ट पॉपुलर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई रेसिस्टेंस। देखो इसका क्या किया था ना, मेगर जो है हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए ना हमको हाई वोल्टेज भी देना पड़ता है। हम तुमको क्या बताएं, रेसिस्टेंस मेजर करने का तरीका है कि आप वोल्टेज बटा करंट, वोल्टेज दीजिए, करंट को मेजर कर दीजिए, तो आपको वोल्टेज तो देना पड़ेगा। तो आप हम जैसे सीरीज टाइप ऑप्शन टाइप में क्या करते हैं, एक बैटरी यूज कर रहे थे। तो बैटरी जो है, अब बैटरी तुम कैसा यूज करोगे, बैटरी का जगह देखो प्रॉब्लम क्या है बैटरी के साथ, बैटरी जितना ज्यादा वोल्टेज रेटिंग उसका बढ़ाते जाओगे उसका साइज बढ़ जाएगा, है ना। और तुमको अगर हाई रेसिस्टेंस मेजर करना है तो तुम क्या करोगे, अगर मान लो कि ये इतना ज्यादा वोल्टेज मेजर करोगे तो तुम इतना बैटरी ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो तुम उसको पोर्टेबल तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तुम उसको दूर लेके नहीं जा पाओगे, है ना। तो ये एक समस्या है, समझे। या तो आप इफिशियंट बैटरी बनाइए जो कम साइज में ही ज्यादा वोल्टेज दे सके, तब आपका काम बन जाएगा, है ना। तो मेगर में ये खासियत होती है कि इसमें क्या किया जाता है, वो बैटरी का झंझट हटा दिया जाता है, ठीक। बैटरी की जगह पे क्या किया जाता है, एक वोल्टेज जनरेट किया जाता है इसके लिए स्पेशली। एक वोल्टेज समझो एक तरीके से जनरेटर टाइप उसमें लगा रहता है। वो जनरेटर क्या होता है ना, वो हैंड ड्रिवन रहता है, मतलब जनरेटर कोई भी जनरेटर हो तो उसको तुमको मैकेनिकल मोशन देना पड़ता है इनिशियली, तभी जाके वो क्या करेगा, वोल्टेज जनरेट करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो मैकेनिकल मोशन कहाँ से देते हैं, हाथ से देते हैं, ठीक है। बैटरी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, जनरेटर रहता है, जनरेटर को हम लोग हाथ से, हैंड ड्रिवन उसको बोलते हैं, हैंड ड्रिवन जनरेटर रहता है जो वोल्टेज के जनरेट करेगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, समझे ना। यस सर। ठीक है, तो देखो यही है कंस्ट्रक्शन। द मेगर इज यूज फॉर कॉमनली फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिकल देखो इंसुलेशन मशीन होता है ना, इंसुलेटर हो गया, बुशिंग्स हो गया, तुम लोग मशीन में पढ़ोगे धीरे धीरे, जब अगला सेमेस्टर में जाओगे तो मशीन में ढेर सारा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी जानते हो तुम लोग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह है तो उसमें जाके ध्यान से देखना बुशिंग लगा रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा बुशिंग का, ठीक। उसके पास इंसुलेटर्स होते हैं, तुम्हारा कोई भी ओवरहेड लाइन है ना तो पोर्सिलिन का तुमको दिखेगा इंसुलेटर है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज होता है वहां, तो इंसुलेशन का रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है, मेगा ओम से ज्यादा रेंज, मेगा ओम रेंज में रहता है वो इंसुलेशन का रेसिस्टेंस। तो उस रेंज में मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मेगर का, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर आता है, समझ गए। जनरेटर कैसा रहता है, डीसी। क्यों, देखो डीसी क्यों रहता है भाई, हम लोग पीएमएमसी यूज करते हैं मेगर में, करंट के मेजरमेंट के लिए हम लोग पीएमएमसी यूज करते हैं, पीएमएमसी सिर्फ डीसी पे काम करता है, तो है ना, इसलिए हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं। तो ये परमानेंट मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर रहता है, वो लगभग 500 वोल्ट, मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये मतलब मोटा मोटी है, लगभग 500 वोल्ट डीसी जो है जनरेट करता है। द जनरेटर इज हैंड ड्रिवन टाइप, जो जनरेटर होता है वो कैसा होता है, हैंड ड्रिवन टाइप होता है, ठीक। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। जो पीएमएमसी हम लोग जो पढ़े हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है, ठीक। पीएमएमसी जो हम लोग पढ़े हैं उससे डिफरेंट होता है, लेकिन मूविंग कॉइल इसमें रहता है। वो क्या होता है, देखो इसमें इसका जो मूविंग सिस्टम होता है, इसमें दो कॉइल होते हैं, ठीक है, दो कॉइल होते हैं, कोई स्प्रिंग नहीं रहता, ठीक है। एक को एक बोलते हैं, एक का नाम होता है कंट्रोल कॉइल, दूसरा होता है डिफ्लेक्टिंग कॉइल। इसमें इस कंट्रोल के लिए जो स्प्रिंग यूज करते थे ना हम लोग पीएमएमसी में, वो यूज नहीं होता इसमें, है ना। इसमें क्या यूज होता है जी, एक कंट्रोल कॉइल होता है, एक मतलब दो तरह का कॉइल है, एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल होगा, एक कंट्रोल कॉइल होगा, तुम्हारा स्प्रिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। बोथ कॉइल्स आर माउंटेड रिजिडली ऑन अ शाफ्ट दैट कैरीज पॉइंटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हारा एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है, बैटरी यूज नहीं किए हैं, हैंड ड्रिवन जनरेटर है, ठीक। और क्या किए हैं यहाँ पे देखो, एक है तुम्हारा ये क्वाइल है, देखो ऐसे क्वाइल इसमें लपेटा हुआ है, ढेर सारा टर्न्स जो है इसमें लपेटा हुआ है, समझे। ये क्वाइल इस तरह से जैसे पीएमएमसी में रहता था उसी टाइप से यहाँ पे एक क्वाइल लिया हुआ है, और इसके देखो परपेंडिकुलर एक तरीके से, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री हो, समझे। इस तरह से किया गया है अरेंजमेंट क्वाइल का, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये ऐसे एक क्वाइल तुम्हारा लगा हुआ है, इसको तुम्हारा कंट्रोल क्वाइल बोलेंगे, है ना।
मंजीत को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर। अच्छा, लैपटॉप से कौन जो मतलब तुम लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन किए हो या फिर वैसे? सर हम लैपटॉप से ज्वाइन किए। सर हाँ, हम लैपटॉप से ज्वाइन किए सर। तो मीटिंग आईडी वगैरह डालना पड़ा था क्या तुमको? कुछ नहीं सर, बस उस पे क्लिक करना है जो आप व्हाट्सएप किए थे लिंक। लिंक? लिंक जो सर आप वही तो। व्हाट्सएप किए थे ना, बस उस पे क्लिक होता है, ऑटोमेटिक हम्म, जूम खुल जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सर। हाँ तो ओके। इसमें थोड़ा लफड़ा रहता है, कभी कभी नेटवर्क के इशू की वजह से भी दिक्कत होता है किसी किसी को। यस सर। चलो मंजीत, वीडियो देख के काम चलाए यार, नेटवर्क में इशू है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या बताएं, एक डिफ्लेक्ट एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल है तुम्हारा, है ना। उसके बाद से तुम्हारा क्या है, कंट्रोलिंग कॉइल है एक, ठीक। दोनों एक के बीच में 90 डिग्री का गैप है। यहाँ पे हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा हुआ है, ठीक। ये तुम्हारा मीटर हो गया, है ना। अब इसमें तुम्हारा जैसे अब कंट्रोलिंग कॉइल का कुछ अपना रेसिस्टेंस है, देखो ये कंट्रोलिंग कॉइल का रेसिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये गया है यहाँ से कंट्रोलिंग कॉइल के थ्रू, यहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल का रेसिस्टेंस देखो किसके साथ सीरीज में है। ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल का जो रेसिस्टेंस है ना, आर डी, ये देखो इसके साथ सीरीज में है आर एक्स के थ्रू, है ना। ये अरेंजमेंट तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ से इसके साथ सीरीज में गया है ना जी, यस सर। है ना। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल का जो रेसिस्टेंस है ना, वो किसके साथ सीरीज में है, अननोन रेसिस्टेंस के साथ, ठीक है ना। और इसके साथ एक गार्ड रिंग दिया रहता है, ठीक है। गार्ड रिंग का काम होता है लीकेज वगैरह को कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो ये तुम लोग को ऑफ कंस्ट्रक्शन मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। यस सर। देखो द मूविंग सिस्टम सच एज कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है। बोथ कॉइल्स आर माउंटेड, दोनों कॉइल जो है शाफ्ट पे दोनों कॉइल माउंट किया जाता है शाफ्ट पे, जो जिस पे पॉइंटर भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो देखो इसी पे पॉइंटर भी कनेक्टेड है ना, दोनों कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है, सी डी और सी सी, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्या है, दोनों कॉइल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी पॉइंट लिखा गया है, विच इज कॉल्ड क्रॉस्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन। ये नाम याद रखना। ये जो कहा गया है ना, इसके पीएमएमसी में जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है क्रॉस्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन, समझे। तुम यस सर। लोगों को एक्चुअली तुम लोगों को ये क्रॉस्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन जो है ना, एक रेशियो मीटर होता है, समझे। एक रेशियो मीटर होता है, वो जो क्या करता है, दो क्वांटिटी का रेशियो देता है, समझे। तो उसी के कंस्ट्रक्शन के सिमिलर इसका कंस्ट्रक्शन होता है, समझे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले रेशियो मीटर पढ़ाते हैं, क्योंकि इस उसी के कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड मेगर का कंस्ट्रक्शन होता है, तब जाके तुमको मेगर पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली रेशियो मीटर कहीं मेंशन है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं बताएं पहले, ठीक है। सीधे सीधी मेगर है, मेगर ही इंपॉर्टेंट है, वही पूछता ही है, ठीक है। तो ये मेगर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है जी, क्रॉस्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन होता है। बोथ कॉइल्स प्रोड्यूस टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना, दोनों का पोजीशन इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में क्या करते हैं, टॉर्क क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होता है कि तुम्हारा स्टीडी स्टेट कंडीशन में दोनों का टॉर्क इक्वल होता है और एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। इसीलिए हमको अलग से कोई कंट्रोल टॉर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या कर रहे थे भाई, पहले स्प्रिंग देके कंट्रोल टॉर्क देते थे कि नहीं, है ना। लेकिन इसमें
कोई अलग से कंट्रोल टॉर्क देने की जरूरत नहीं है, दोनों कॉइल है, दोनों का डिफ्लेक्टिंग आपस में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। हमको क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाकर रुक जाना है ना दोनों को, यस सर। तो वो जाकर हमारा मतलब रुक जाएगा। ठीक है, तो कोई अलग से कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें नहीं रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। मेगर में कोई अलग से कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग नहीं देते, ठीक है। यस सर। उसमें एक तुम्हारा क्या होता है, कंट्रोल कॉइल ही रहता है, वो क्या करता है, वही तुम्हारा कंट्रोलिंग वाला काम कर लेता है। ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें और ध्यान देना, द डिफ्लेक्टिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अननोन रेसिस्टेंस, ये बात तो तुम लोग को हम पहले ही बताया है ना। देखो ये डिफ्लेक्टिंग जो रेसिस्टेंस है ये किसके साथ सीरीज में है जी, अननोन रेसिस्टेंस के साथ, है ना। ठीक है, अब इसके साथ देखो, इसके साथ क्या किया गया, देखो ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल कॉइल ये हुआ है ना, इसके साथ एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस आरडी को कनेक्ट किया गया है। ठीक, द करंट कॉइल और कंपनसेटिंग कॉइल अलोंग विद द फिक्स्ड रेसिस्टेंस आरसी, देखो इस करंट कॉइल के साथ क्या किया गया है, एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस आरसी कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली अक्रॉस द जनरेटर, जनरेटर के साथ सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, मतलब कोई रेसिस्टेंस आरएक्स के साथ सीरीज में नहीं है, वो डायरेक्टली जनरेटर के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक, तो ये अभी तक जो भी हम बताया ना, ये पूरा ये जो सर्किट बना है ना, इसी का डिस्क्रिप्शन था, समझ गए, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का डिटेल था यहाँ तक, समझ यस गए सर। ना। मेगर बताया, मेगर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, फिर इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में जो जो तुम सर्किट में देख रहे हो ना, देखो क्या होता है ना कि कंस्ट्रक्शन पहले डायग्राम बना दिया जाता है, और डायग्राम के बाद से तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई, तुम खुद से कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, समझे। जैसे तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे एक जनरेटर है, जनरेटर क्या है, हैंड ड्रिवन है, लगभग 500 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक, इसके बाद से तुम्हारे दो कॉइल है, एक है डिफ्लेक्शन कॉइल, एक है तुम्हारा कंट्रोलिंग कॉइल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड है, उनके साथ पॉइंटर भी कनेक्टेड है, जैसे जैसे फिगर दिख रहा है वैसे वैसे बोलते जाना है, समझ गए। उसके बाद से ये जो कंट्रोलिंग जो डिफ्लेक्शन कॉइल है उसके साथ एक सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जोड़ा गया है, और जो क्या है जो तुम्हारे किसके साथ सीरीज में है, अननोन रेसिस्टेंस के साथ। लेकिन तुम्हारा जो कंट्रोल कॉइल है वो जनरेटर के साथ डायरेक्टली उसके क्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देख के भी खुद से तुम लोग कर सकते हो। ठीक, यस अब इसके वर्किंग पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है ना। अब इसके बाद से क्या है, इसका वर्किंग देखो, वर्किंग में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही केस करेंगे, क्या करेंगे कि देखो क्या किए हैं, पहले रेसिस्टेंस को क्या किए हैं, देखो रेसिस्टेंस आरएक्स अंदर मेजरमेंट इज रिमूव, आरएक्स को हम लोग रिमूव कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट है ना। आरएक्स को तुम हटा दोगे, कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं करोगे, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। गलती मत करना, जीरो जीरो लिख के गलती मत करना, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हटा दिए, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया जी, ओपन सर्किट हो गया, मतलब रेसिस्टेंस इंफिनिटी हो गया, आरएक्स बराबर इस केस में इंफिनिटी हो गया, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो अब ये बताओ मेरे भाई, अगर इस सर्किट को यहां से तुम हटा दोगे, ओपन कर दोगे, तो इस ये जो तुम्हारा है सी डी, ये जो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, बताओ। ये तो ओपन सर्किट हो गया यहाँ से ना, करंट मान लो जनरेटर से थ्रू यहाँ से यहाँ तक जाता, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ से आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा इस केस में तुम्हारा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ठीक, लेकिन अब देखो, तो तुम्हारा कोई करंट नहीं फ्लो होगा डिफ्लेक्टिंग कॉइल के थ्रू, लेकिन ये जो आरसी है इसके थ्रू तो करंट फ्लो होगा ना जी। देखो यहाँ पे इसको तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो आरएफ के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल में करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन कंट्रोलिंग कॉइल में करंट फ्लो होगा। किस केस में जी, जब तुम आरएक्स का वैल्यू इंफिनिटी रखे हो। इसीलिए कंट्रोलिंग कॉइल सेट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस विद द पॉइंटर इंडिकेटिंग इंफिनिटी। तो तुम्हारा क्या करता है, कंट्रोलिंग कॉइल जो है उस केस में जब तुम करंट तुम क्या किए हो कि जब तुम आरएक्स का इंफिनिटी कर दिए हो ना, तो कंट्रोलिंग कॉइल इस तरह से तुम्हारा एडजस्ट हो जाता है कि तुम्हारा पॉइंटर किस पे चला जाए, इंफिनिटी शो करने लगे, समझे। देखो यहाँ पे इंफिनिटी यहाँ शो किया गया है, यहाँ जीरो शो किया गया है ना, तो तुम्हारा ये तुम्हारा एकदम ऐसे हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। देखो आर एक्स इक्वल टू जब इंफिनिटी होगा तो तुम्हारा कंट्रोलिंग कॉइल अभी जहाँ यहाँ दिखाया गया है ना, वो तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। देखो ये ऐसे सीधा सीधी रहेगा, और ये तुम्हारा इतना पे रहेगा, इसका पोजीशन ऐसा रहेगा, और ये तुम्हारा क्या करेगा, इंफिनिटी को इंडिकेट करेगा, समझ गए। आर एक्स बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा, हम लोग को वर्किंग में यही चीज करना है जी। सीरीज टाइप सन टाइप ओमीटर में भी हम लोग यही कर रहे थे, रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो लेके देख ले रहे थे, रेसिस्टेंस का वैल्यू इंफिनिटी लेके देख ले रहे थे, ठीक है। इंफिनिटी लेके देखे तो हमको क्या पता चला, रिफ्लेक्टिंग कॉइल में कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोलिंग कॉइल में करंट जाएगा।
और कंट्रोलिंग कॉइल क्या करेगा, उसको इन्फिनिटी वाले पोजीशन पे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, यही चीज तुमको यहाँ सर्किट में दिखाया गया है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद से मान लो क्या किए, आरएक्स अब कनेक्ट कर दिए इन्फिनिट। पहले क्या था, आरएक्स हम लोग कुछ कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए थे, तब हम लोग देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएक्स को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम लोग, आरएक्स को कनेक्ट किए। अब इसका वैल्यू शुरुआत में क्या था जी, अब कनेक्ट करके मान लो शुरुआत में इन्फिनिटी था ना, तो हम लोग समझ रहे हैं इसका वैल्यू अब हाई वैल्यू से हम लोग इसको वैल्यू को धीरे धीरे घटाते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या रीडिंग आता है ना जी। रेजिस्टेंस घटाते जाएंगे तब देखेंगे क्या रीडिंग आता है। तो देखो, when Rx is connected then circuit is closed, है कि नहीं। पहले तुम्हारा सर्किट ओपन था तो तुम्हारा कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग कॉइल के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा था। अब जैसे ही तुम Rx कनेक्ट करती हो तो तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा, करंट तुम्हारा अब डिफ्लेक्टिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। और पॉइंटर क्या होगा तुम्हारा, इंफिनिटी से अब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कराएगा इस डायरेक्शन में, समझे। तो है ना, डिफ्लेक्टिंग कॉइल इसको इधर की तरफ ले जाएगा, कंट्रोलिंग कॉइल इसको इधर की तरफ लेके जाना चाहता है। तुमको बोले ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है, तो कंट्रोलिंग कॉइल इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो सॉरी डिफ्लेक्टिंग कॉइल इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये तुम्हारा मीटर का रीडिंग को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। और कंट्रोलिंग कॉइल इसके अपोज करेगा, तो इसलिए तुम्हारा पॉइंटर जो है जितना रेसिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आके एक जगह पे रुक जाएगा, समझ गए, और तुम्हारा रीडिंग पॉसिबल हो जाएगा उस केस में। तो देखो वही चीज लिखा गया है, when Rx is connected then circuit is closed, current flows through the deflecting coil and the pointer moves away from infinite, है ना। पॉइंटर जो है इनफाइनाइट से अवे जाएगा, मतलब ये इधर से इधर की तरफ आएगा। ठीक, मार्क क्लॉकवाइज, है ना। यहां से देखो ये क्लॉकवाइज की तरफ है ना, ऊपर से ये नीचे क्लॉकवाइज की तरफ आएगा। ठीक, ऑन द स्केल एंड अल्टीमेटली रीचेस टू 0 पॉइंट। अब जैसे तुम इसको घटाते जा रहे हो, घटाते क्या किए, रेसिस्टेंस को 0 कर दिए, तो तुम्हारा पॉइंटर भी क्या होगा, आते आते सीधे जाके क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। कब, जब तुम्हारा दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दोगे। आरएक्स की जगह पे जब तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो तुम्हारा ये जो सीडी है ना, टोटल का टोटल यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। ठीक, तो इस तरह से तुम्हारा इसका वर्किंग एक्सप्लेन हो गया कि कब मतलब रेसिस्टेंस हाई रखेंगे तब कैसे इसका मेजरमेंट होगा, रेसिस्टेंस जब हम उस हाई रेसिस्टेंस से घटाएंगे तब जाके इसका मेजरमेंट कैसे इंस्ट्रूमेंट बिहेव करेगा। तो ये वर्किंग इस तरह से इसका एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान देना, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस इज द सरफेस लीकेज करंट प्रॉब्लम। ये जब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो कोई भी हाई रेसिस्टेंस होता है ना, तो वहां पे एक सरफेस लीकेज करंट का इशू आता है। ठीक, ये लीकेज करंट क्यों आता है, समझे, लीकेज करंट क्यों आता है, देखो जब तुम हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, हाई वोल्टेज भी क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो हाई वोल्टेज क्रिएशन की वजह से तुम्हारा क्या एक लीकेज करंट आता है। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है ना, जब हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ेंगे ना, रेसिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तुम लोग को पढ़ना है, अलग से टॉपिक है रेसिस्टेंस मेजरमेंट। उसमें हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट करने का या तो एक तरीका है मेगर से, इसके अलावा बहुत सारे मेथड है, 2-3 मेथड हम लोग को पढ़ना भी है। तो वहां पे हम लोग इसको डील करेंगे, समझे, सरफेस लीकेज प्रॉब्लम। ठीक, तो एक सरफेस लीकेज करंट प्रॉब्लम आता है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखो। ये हम तुमको वहां पे वो जो टॉपिक बढ़ाएंगे तो वहां पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इस सरफेस लीकेज प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टेक करते हैं, एक गार्ड वायर अरेंजमेंट। ये गार्ड वायर अरेंजमेंट तुमको यहाँ पे शो किया हुआ है ना, ये फिगर में तुमको गार्ड वायर अरेंजमेंट शो किया हुआ है। ठीक है, फिगर का नाम मत लिखना तुम लोग, ठीक है। तो इस फिगर में तुमको गार्ड वायर अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया है। इसका काम क्या है जी, सरफेस लीकेज को अवॉइड करना, लीकेज को अवॉइड करना। ठीक है, लीकेज क्यों होता है इसको हम बताएंगे रेसिस्टेंस वाले में, समझ गए ना। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। देखो मेगर का तुम्हारा इस तरह से होता है, मेगर तुम्हारा एनालॉग वाला जो है ना इस तरह से आएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा हैंडल दिया हुआ है, देखो इसी से हम लोग इसको चलाते हैं और तुम्हारा क्या होता है, जनरेट होता है। ये थोड़ा भारी भरकम होता है सर, तो मेगर डिजिटल नहीं होता है? ये देखो, ये पुराना वाला एनालॉग वाला, डिजिटल वाला भी अब आता है। अब जो है मेगर डिजिटल वाला भी है। अब इवन जो ऐसा मेगर भी आता है जिसमें तुमको ये जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो पुराने जमाने में बैटरी उतना एफिशिएंट नहीं बन पा रहा होगा। अब जो है बैटरी अच्छा खासा आ भी जाता है, जिससे तुम्हारा मतलब कॉम्पैक्ट साइज में तुम आसानी से उसको डिजिटल में देख भी सकते हो। तो अब मेगर बैटरी के साथ भी आता है, समझ गए। ओके सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा ये रीडिंग इसमें पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये एनालॉग हो गया, ये डिजिटल हो गया। तो हम लोग जो अभी अभी पढ़े हैं ना, वो कौन सा था, एनालॉग वाला हम लोग मेगर पढ़े। ठीक है, पुराना कंस्ट्रक्शन हम लोग यही आता है, डिजिटल वाला का उतना कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ते नहीं है। लास्ट में डिजिटल ओवरऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है
वो डिजिटल वाला एक होगा, उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये चीज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जो तुम्हारा शुरू होगा वो होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, समझ गए? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट करेंगे। यहाँ तक का तुम लोग देख के कंप्लीट कर लो, नोट्स अपना बना लो, डाउट होगा तो कल पूछना, है ना? ठीक है, आज के क्लास तो हम इतना ही रखते हैं।